दोस्तों, अब अमेरिका के रुख में पहली बार बड़ा बदलाव नजर आ रहा है, यानी फिलिस्तीन देश बनेगा। ट्रंप प्रशासन ने भी मान लिया है और गाजा जंग को खत्म करने को लेकर अमेरिका ने एक प्रस्ताव तैयार किया है जिसमें काफ़ी कुछ पॉजिटिव है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी बताऊंगा। इनके अलावा अगली खबर में आपको बताएंगे संयुक्त राष्ट्र से पुराने प्रतिबंध फिर से लागू होने के बाद ईरान का बड़ा कदम, अब परमाणु बम भी बना सकता है ईरान। संसद में हलचल और साथ में आपको बताएंगे पटना से एक संदिग्ध आतंकी को गिरफ्तार किया है, लेकिन नाम जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे और उनके पास जो कुछ मिला वो भी आपको बताएंगे। इनके अलावा रूस ने यूक्रेन पर 500 ड्रोन और 40 मिसाइल से जोरदार हमला बोला है। तो बिना देर किए खबरों की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, वाशिंगटन पोस्ट ने रविवार को एक बड़ा खुलासा किया। अखबार के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा पर चल रही इजरायली जंग को रोकने के लिए एक नई योजना बनाई है। इस योजना में सबसे अहम बात यह है कि गाजा में तुरंत सभी सैन्य कार्रवाई बंद कर दी जाए और फिलिस्तीन देश बनाया जाएगा, जो अमेरिका के रुख में बड़ा बदलाव है। इस प्रस्ताव के मुताबिक मोर्चे उसी जगह पर रोक दिए जाएंगे जहां अभी है और 48 घंटे के अंदर सभी जीवित कैदियों को रिहा करना होगा। इसके अलावा 20 से ज़्यादा उन लोगों की लाशें भी वापस की जाएंगी जिन्हें मारे जाने का शक है। ये पूरी योजना 21 बिंदुओं पर आधारित है। वाशिंगटन पोस्ट के मुताबिक इसे अमेरिकी प्रशासन ने तैयार किया है और इसकी पुष्टि 2 सरकारी सूत्रों ने की है। इस योजना में यह भी शामिल है कि हमास के सभी हमलावर हथियार नष्ट किए जाएं। जो लड़ाई हथियार छोड़कर शांति से रहना चाहें उन्हें माफ़ कर दिया जाए और अगर हमास के सदस्य बाहर जाना चाहें तो उन्हें दूसरे देशों में सुरक्षित रास्ता दिया जाए। हालांकि अब तक ना तो इजरायल और ना ही हमास ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी है। ये योजना 3 से ज़्यादा पन्नों की है। इजरायल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तेल अवीव को इस प्रस्ताव की और समीक्षा करनी होगी, जबकि हमास को अब तक इसकी कॉपी भी नहीं मिली है। योजना की शुरुआत फायरिंग बंद करने और कैदियों की रिहाई से होगी। साथ ही मानवीय मदद तुरंत गाजा भेजी जाएगी। इसमें साफ कहा गया है कि गाजा के किसी भी व्यक्ति को ज़बरदस्ती बाहर नहीं निकाला जाएगा। अगर कोई बाहर जाता है तो उसे वापस आने का हक रहेगा। मतलब ये भी अमेरिका के रुख में एक बड़ा बदलाव है। इसमें कैदियों और शव की अदला बदली का भी जिक्र है। इजरायल हर इजरायली कैदी या शव के बदले 15 फिलिस्तीनी शव लौटाएगा। इसके अलावा 250 उम्र कैद वाले फिलिस्तीनी कैदी और 1700 गाजा वासी भी रिहा किए जाएंगे। समझौते के बाद गाजा में तुरंत मदद पहुंचाई जाएगी। इसमें पानी, बिजली, सीवेज सिस्टम, अस्पताल, बेकरी और सड़कों की मरम्मत शामिल होगी। सारी मदद संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के जरिए दी जाएगी ताकि ना इजरायल और ना हमास का कोई दखल हो। योजना में गाजा के लिए अस्थायी प्रशासन और एक अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा फोर्स बनाने का भी जिक्र है, जिसमें अरब और दूसरे देशों के सैनिक होंगे। ये फोर्स गाजा की सुरक्षा देखेगा जब तक कि फिलिस्तीनी फोर्स तैयार ना हो जाए। कुछ अरब देशों ने इस फोर्स में शामिल होने पर सहमति जताई है, लेकिन अभी और बातचीत की ज़रूरत है। योजना में कतर की भूमिका की भी तारीफ की गई है, जिसने अब तक मध्यस्थता में अहम काम किया है। इजरायल मानता है कि गाजा में हथियारों का नष्ट करना आसान नहीं होगा, लेकिन वो अस्थायी सरकार के विचार से सहमत है। सबसे चर्चा इस बात की हो रही है, शायद 150 देशों को खुश करने के लिए, यानी जो फिलिस्तीन को मान्यता दी है, और अरब सरकारों को मनाने के लिए। बात यह है कि अगर सभी विकास योजनाएं और राजनीतिक सुधार पूरे हो जाते हैं तो भविष्य में फिलिस्तीनी राज्य की राह खुल सकती है। दस्तावेज में साफ लिखा है कि ये फिलिस्तीनी जनता की ख्वाहिश है और अमेरिका इस पर आगे बढ़ने के लिए इजरायल और फिलिस्तीन के बीच बातचीत शुरू करेगा। ट्रंप ने शनिवार को कहा कि गाजा को लेकर इस बार पहले से ज़्यादा सकारात्मक माहौल है। हर कोई चाहता है कि ये मुश्किल दौर ख़त्म हो और मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि मैं इस बातचीत का हिस्सा हूँ। वैसे दोस्तों, एक बात तो साफ है, इसमें प्रतिरोध संगठन भले ही शामिल ना हो, लेकिन ये जो अमेरिका और दुनिया भर के रवैया में बदलाव दिख रहा है, ये सब उन्हीं के कारण है। अब देखना यह है कि आगे क्या होता है। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, ईरान की संसद ने रविवार को बड़ी बहस छेड़ दी। संसद में चर्चा हुई कि क्या ईरान परमाणु हथियारों के फैलाव पर रोक लगाने वाली यानी एनपीटी संधि से बाहर निकल जाए।
ये कदम इसलिए सोचा जा रहा है क्योंकि अमेरिका और यूरोपीय देशों ने फिर से संयुक्त राष्ट्र की पुरानी पाबंदियां ईरान पर लागू कर दी है। ईरानी संसद ने यह बैठक बंद दरवाजों के पीछे की। इरना न्यूज एजेंसी के मुताबिक कई सांसदों की मांग पर संसद ने घरेलू मुद्दों पर चर्चा की, जिनमें सबसे अहम था संयुक्त राष्ट्र की पाबंदियों की वापसी। वहीं नूर न्यूज ने लिखा कि संसद में एनपीटी से बाहर निकलने का विकल्प भी सामने रखा गया और साफ कहा गया कि ईरान इन गैर कानूनी फैसलों को मानने के लिए मजबूर नहीं है। संसद के स्पीकर मोहम्मद बाकर गालिबाफ ने चेतावनी दी कि अगर कोई देश इन फैसलों के आधार पर ईरान के खिलाफ कार्रवाई करता है तो उसे कड़े जवाब का सामना करना पड़ेगा। उन्होंने कहा कि पश्चिमी देश वाशिंगटन से बातचीत और अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के निरीक्षकों को परमाणु ठिकानों में घुसने की इजाज़त देने के बदले इस तथाकथित स्नैप बैक मैकेनिज्मों को बढ़ाना चाहते हैं। वहीं सांसद इस्माइल कौथरी ने बताया कि संसद में एनपीटी से बाहर निकलने पर गंभीर चर्चा होगी। उनसे पूछा गया कि अगर ईरान बाहर निकलता है तो क्या इसका मतलब बम बनाना है? उन्होंने कहा नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। बम बनाने का मुद्दा अलग से चर्चा में लाया जाएगा अगर ज़रूरत पड़ी। वहीं विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस को पत्र लिखकर कहा कि अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा पाबंदियों की वापसी गैर कानूनी और बेबुनियाद है। उन्होंने चेताया कि 18 अक्टूबर से परमाणु समझौते यानी 2015 से जुड़ी सभी पाबंदियां खत्म हो जानी चाहिए और उसके बाद किसी भी नई पाबंदी को ईरान मान्यता नहीं देगा। अरागची ने कहा, पश्चिमी ताकतें समझती है कि दबाव और डर से ईरान झुक जाएगा, लेकिन इतिहास गवाह है कि ईरान कभी झुका नहीं और अब भी नहीं झुकेगा। उन्होंने ये भी दोहराया कि ईरान अपने अधिकारों और सुरक्षा की रक्षा पूरी ताकत से करेगा। दोस्तों, अब आपको बताते हैं पाबंदियों की असर क्या होगा। दरअसल नई पाबंदियां फिर से ईरान की विदेशी संपत्तियां फ्रीज कर देंगे, हथियारों की खरीद बिक्री रोक देंगे और मिसाइल कार्यक्रम को रोकने की कोशिश करेंगे। ये सब उस स्नैप बैक मैकेनिज्म से किया गया है जो 2015 के परमाणु समझौते का हिस्सा था। लेकिन ईरान की अर्थव्यवस्था पहले ही बुरी तरह दबाव में है। ईरानी करेंसी रियाल रिकॉर्ड स्तर पर गिर चुकी है। खाने पीने की चीज़ों जैसे मांस और चावल की कीमतें बढ़ गई है और लोगों की ज़िंदगी मुश्किल हो रही है। लोग डर रहे हैं कि कहीं ईरान, इजरायल और शायद अमेरिका के बीच फिर से टकराव शुरू ना हो जाए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, पटना हवाई अड्डे के पास पुलिस ने शनिवार की सुबह संदिग्ध रूप से घूम रहे एक युवक को गिरफ्तार किया है। हालांकि मीडिया इसे आतंकी कहने से बच रहे हैं। आप देख सकते हैं, यह रिपोर्ट हिंदुस्तान की है। गिरफ्तार शिवम शर्मा उर्फ शिवम कुमार वैशाली का निवासी है। उसके पास से भारतीय सेना का फर्जी पहचान पत्र और इंडियन मुजाहिदीन से संबंधित आई कार्ड सहित कई आपत्तिजनक सामान बरामद हुए हैं। पुलिस ने शिवम के खिलाफ मामला दर्ज कर जेल भेज दिया है। कुछ मीडिया रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि इस संदिग्ध युवक के पास से गृह मंत्रालय का भी फर्जी पहचान पत्र मिला है। शिवम के पास से कई संदिग्ध दस्तावेज मिलने के बाद पुलिस और सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई है। बताया जा रहा है कि पटना एयरपोर्ट अथॉरिटी ने युवक को एयरपोर्ट थाने के हवाले कर दिया। इसकी जानकारी आईबी और एनआईए को भी दी गई है। बिहार में कुछ ही दिनों बाद चुनाव भी होने हैं। ऐसे में पटना एयरपोर्ट से एक संदिग्ध के पकड़े जाने के बाद उसकी मंशा को लेकर सवाल खड़े होने लगे हैं। हालांकि अभी इस युवक शिवम शर्मा के बारे में विशेष जानकारी सामने नहीं आई है। वहीं इस खबर को शेयर करते हुए इमरान प्रताप गिरी लिखते हैं, सोचिए देश में मुसलमानों के खिलाफ किस तरह की साजिश करके फंसाने के लिए क्या क्या तंत्र इस्तेमाल किया जा रहा है। जांच एजेंसियों से अनुरोध है कि इसे सामान्य अपराध की तरह ना देखकर इसकी गहन जांच होनी चाहिए। वहीं दूसरी ओर दोस्तों, यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि शनिवार और रविवार के दरमियानी रात रूस ने बड़े पैमाने पर हवाई हमला किया, जिसमें 500 ड्रोन और 40 से ज़्यादा मिसाइलें दागी गई। ज़ेलेंस्की ने रविवार 28 सितंबर की सुबह कीव में जानकारी दी कि इन हमलों में कम से कम 4 लोगों की मौत हो गई है, जबकि देश के सिविल ढांचे को भी भारी नुकसान पहुंचा है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर लिखा, मॉस्को अपनी आक्रामकता जारी रखते हुए युद्ध और इंसानी जानें लेने का सिलसिला बढ़ाना चाहता है। अब जरूरी है कि पूरी दुनिया इस पर दबाव बनाए ताकि रूस की यह आक्रामक कार्रवाई रोकी जा सके। ज़ेलेंस्की ने आगे लिखा, रूस पहले की तरह अब भी यूक्रेनी शहरों पर आतंकवादी हमले कर रहा है और जानबूझकर आम आबादी को निशाना बना रहा है।
राष्ट्रपति के मुताबिक 27 और 28 सितंबर की दरमियानी रात हुए इन हमलों में 4 लोगों की मौत के अलावा 40 से ज़्यादा लोग घायल भी हुए। यूक्रेनी सेना के सूत्रों ने बताया कि ये हमले करीब 12 घंटे तक चले और इस दौरान राजधानी कीव, उसके आसपास के इलाके जपोरिजिया, माइकोलाइव और ओडेसा जैसे शहरों को निशाना बनाया गया। तो दोस्तों, फिलहाल के लिए इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आपसे गुजारिश है, हमारी सपोर्ट के लिए इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। बहुत बहुत शुक्रिया। फिर मिलते हैं एक नई रिपोर्ट्स के साथ।